Hello dear students, welcome to you all in Pawan Wagh Academy. Today we are going to start a new chapter. आज हम एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे जो कि है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. अब इनहेरिटेंस मतलब क्या और वेरिएंस मतलब क्या? इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस में एक कैरेक्टर है, कोई भी एक चीज है, कोई भी एक कैरेक्टर है, उसे एक जनरेशन से आगे वाली जनरेशन लेके जाना है. और वो किस तरह से लेके जाते हैं, उसके क्या इफेक्ट्स है, उसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, उसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स है और वो किस लिए नेसेसरी है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. और वेरिएशन के बारे में अगर बोला जाए तो वेरिएशन मीन्स क्या है कि अगर कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन लेके जाना है तो उसके साथ ही क्या होने वाला है, अगेन वो कैरेक्टर्स में वेरिएशंस भी नजर आने चाहिए. तो वो वेरिएशंस किस वजह से होंगे और वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो डायरेक्टली चैप्टर को या फिर इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. देखिए, अब सबसे पहले बात करेंगे इनहेरिटेंस की. अभी मैंने जैसे कहा कि एक कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाना है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम लोग नॉर्मली देखा जाए तो या तो हम हमारे मम्मी के जैसे दिखते हैं या तो हम पापा के जैसे दिखते हैं, या फिर हम कैसे होते हैं, थोड़ी चीजें हम मम्मी से लेते हैं, थोड़ी हम पापा से लेते हैं. तो यहाँ पे ये सारी चीजें क्यों होती है? या फिर कभी कभी हमें ये भी दिखता है कि या तो हम नानी जी के जैसे दिखेंगे, नाना जी के जैसे दिखेंगे, या फिर दादा या दादी जी के जैसे दिखेंगे. तो ये सारी चीजें क्यों है? क्योंकि इनहेरिटेंस क्या किया है हमने कैरेक्टर को क्या किया है, इनहेरिट किया है. एक कैरेक्टर को हमने क्या किया है, इनहेरिट किया है. मतलब क्या किया है, एक जनरेशन में मीन्स हमारे पेरेंट्स में वो कैरेक्टर्स थे, वही कैरेक्टर को हमने क्या किया है, नेक्स्ट जनरेशन में आया है. पेरेंट्स से वो कैरेक्टर हम में आया, तो उसमें क्या हुआ, मतलब वो कैरेक्टर एक जनरेशन के साथ दूसरी जनरेशन में गया. एक जनरेशन के पास था, वहां से वो नेक्स्ट जनरेशन गया. अब वो नेक्स्ट जनरेशन गया मतलब कहां से गया, कुछ तो होना चाहिए ना. जैसे कि हमारा लेटर है या फिर हमारा ईमेल है या फिर हमारा मैसेज है, वो एक जगह से अलग जगह जाता है, बट उसके लिए कुछ मीडियम होता है. जैसे कि अगर लेटर की बात करें तो वो पहले एक पोस्ट में जाएगा और वहां से वो अलग पोस्ट में जाएगा, बट बीच में बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे लोग होंगे. वो लेटर को एक पोस्ट से लेकर, एक डिस्ट्रिक्ट के पोस्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के पोस्ट में लेकर जाने के लिए. या फिर अगर हम ईमेल की बात करें तो ईमेल की बात करेंगे तो भी अंदर क्या होगा, एक जगह से अलग जगह, एक ईमेल से एक ईमेल को अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो अगेन बहुत सारी चीजें हैं, बीच में प्रोसेसेस है, तो कुछ मीडियम है वो. तो जैसे यहाँ पे अगर कैरेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह या फिर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इनहेरिट करना है तो कुछ मीडियम है. तो वो मीडियम कौन सा है? वो मीडियम है एक जीन. और वो जीन जो है वो एक्चुअल कैरेक्टर है कहाँ, जीन में. और वो मीडियम क्या है? वो मीडियम है क्या, डिफरेंट थिंग्स. जैसे कि अगर हम बोलेंगे कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन लेके जाएंगे तो उस मीडियम को हम क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के वक्त क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और उस वक्त क्या होगा कि एक कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाएंगे. वो मीडियम है रिप्रोडक्शन. और वो जो कैरेक्टर्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है जीन में. और वो जो जीन है वो जीन कहाँ पे प्रेजेंट है, वो जीन प्रेजेंट है डीएनए में, या फिर हम बोल सकते हैं डीएनए प्रेजेंट है जीन में, या जीन प्रेजेंट है डीएनए में. और ये सारी चीजें अगेन कहाँ पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम में. क्रोमोसोम कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में. देखिए अगेन देखते हैं. देखिए यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट है. सबसे पहले बात, इनहेरिटेंस होने वाला है. क्या होने वाला है, इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस का मतलब हमने क्या देखा, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर
ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम, wait a minute, transfer of character from one generation, wait a minute again, from one generation to another. ओके, ये था इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस जो है इस कैरेक्टर का हुआ। अब वो जो कैरेक्टर था वो कैरेक्टर कहाँ पे प्रेजेंट था? वो कैरेक्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जीन के ऊपर। क्या है? कैरेक्टर वो कहाँ पे प्रेजेंट है? उस जीन के ऊपर। वो जीन कहाँ पे है? वो जीन है डीएनए में। ओके, और उसके बाद वो डीएनए कहाँ पे है? इस डीएनए से क्या बना है? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम अगेन कहाँ पे है? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस कहाँ पे है? सेल में। और बाद में ये सेल कहाँ पे है? बॉडी में। और स्पेसिफिकली ये कौन से सेल्स है? ये वाले सेल्स स्पेसिफिकली है जर्म सेल्स या सेक्स सेल्स। और नॉर्मली इनहेरिटेंस जो है कैरेक्टर्स का वो कौन से प्रोसेस से होता है? इनहेरिटेंस कौन से प्रोसेस से होगा? बाय मियोसिस। ओके, इसका मेन प्रोसेस कौन सा है? मियोसिस है। वेट अ मिनट, व्हाई दिस इज हैपनिंग टुडे। देखिए यहाँ पे मियोसिस से आएगा ये प्रोसेस। और एक बात इसमें स्पेशल है कि ये कौन से सेल्स में होगा? ये होगा सेक्स सेल्स के अंदर। देखिए आपको इसका बेसिक समझ में आ गया। इनहेरिटेंस हो रहा है अब, और इनहेरिटेंस अगर होगा तो वो कहाँ पे होने वाला है? जीन्स जो है वो इनहेरिट होने वाले हैं, कुछ कैरेक्टर इनहेरिट होंगे। मतलब ये एक जीन को इनहेरिट होना है। और अगेन वो जीन हम बोलेंगे डीएनए से बनी है। अगेन वो किस फॉर्म में है? क्रोमोसोम के फॉर्म में है। और वो प्रेजेंट कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस सेल के अंदर है। बट स्पेसिफिकली कौन से सेल में है? वो स्पेसिफिकली है एक सेक्स सेल में या जर्म सेल में। ओके, और वो जो सेल है वो सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? बॉडी में प्रेजेंट है। देखिए अब सेल बोला, सेक्स सेल्स बोला, मतलब कौन से आए? अगेन यहाँ पे कौन से दो सेल्स है? अगेन देखते हैं कौन से दो सेल्स है यहाँ पे। एक तो है स्पर्म सेल और दूसरा है ओवा। इन दोनों में क्या है? कुछ ऐसे जीन्स हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होने वाले हैं। अब देखिए अगेन इसका प्रोसेस हमने कौन सा देखा? मियोसिस का देखा। मियोसिस में अगेन क्या होता है? मियोसिस के प्रोसेस से क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। एग और स्पर्म का क्या होने वाला है? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। ये है एन कंडीशन में और ये भी है एन कंडीशन में। मतलब इन दोनों के पास एक एक सेट होता है क्रोमोसोम का। मतलब इस स्पर्म के पास उसके अपने कैरेक्टर्स है और इस ओवा के पास उसके अपने कैरेक्टर्स है। बट बाद में क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन होगा। फिर वो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स जाएंगे वो कुछ कैरेक्टर्स होंगे इस तरफ से फ्रॉम दी पैटर्नल और कुछ होंगे फ्रॉम मैटरनल। और इस तरह से जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसके अंदर डिफरेंट क्या दिखेंगे आपको? अगेन वेरिएशंस भी नजर आएंगे। देखिए कैरेक्टर इनहेरिट भी हुआ और उसी के साथ आपको क्या दिखा? वेरिएशंस भी दिखे। वेरिएशंस क्यों नजर आए अब? क्योंकि यहाँ पे जो भी कैरेक्टर्स इनहेरिट हुए हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, तो उसी के साथ क्या हुआ है? वो जीन के साथ बाद में क्या हुआ उसका? हो सकता है रैंडमली शफलिंग हुआ, ये सारी बातें हुई और फिर बाद में क्या हुआ? वेरिएशंस नजर आई नेक्स्ट आने वाले ऑफस्प्रिंग के अंदर। ओके, तो यहाँ पे इनहेरिटेंस का प्रोसेस कैसे हुआ ये देखा आपने। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए अब इनहेरिटेंस में एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास दो जीनोम्स होते हैं। ओके, एक्चुअली नॉट हमारे पास, एक्चुअली क्या होता है कि दो जीनोम्स होते हैं। ओके, दो जीनोम्स मतलब ये क्या, एक आएगा पैटर्नल और दूसरा आएगा मैटरनल। ओके, पैटर्नल एक है, मैटरनल एक है। अब जीनोम का मतलब आपको क्या है पता है, मतलब डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। सेम यहां पे भी है, अगेन डीएनए, आरएनए और क्या है, प्रोटीन। ये हुआ जीनोम, मतलब ये जीनोम मतलब क्या, ये हुआ हमारा जेनेटिक मटेरियल। अब देखिए दो है, एक है पैटर्नल और दूसरा है मैटरनल। पैटर्नल मतलब ये कहां से आया है, इट इज फ्रॉम फादर, और इट मैटरनल मीन्स फ्रॉम मदर। ओके ओके, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगेन देखिए, अगेन वन कॉपी ऑफ आवर जीनोम, एक कॉपी जो है जीनोम की वो कहां से आती है, फ्रॉम आवर एनी ऑफ आवर पेरेंट। यहां पे हमने देख लिया हमारे पास दो जीनोम है, एक जीनोम आया है मदर की तरफ से, एक आया है फादर की तरफ से। अब यहां पे देखिए, वहां पे हर एक जीनोम में अगेन क्या होंगे, फिर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है। हर एक जीनोम में कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम्स है। ओके, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, और वो कितने क्रोमोसोम्स है, 23 क्रोमोसोम्स है। अपने सेल्स के अंदर, अपने सेल्स के अंदर क्या होता है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और वो कितने होंगे, अगेन 23 क्रोमोसोम्स है। अगर 23 बोला तो वो n होंगे, और ऐसे 2 सेट्स है क्रोमोसोम्स के। कैसे, अगर सेल्स के बारे में बात करेंगे तो ये वाले और ये वाले, अगेन ऐसे कितने पेयर्स होते हैं, ऐसे हमारे पास अगर ये डिप्लॉयड फॉर्म में हुआ तो कितने हुए, 23 क्रोमोसोम्स हुए। ओके, डिप्लॉयड में मतलब हम इसे क्या बोलेंगे, एन कंडीशन में। और ऐसा ही दूसरा सेट है, ये भी अगेन कितना है, 23 क्रोमोसोम्स का है, वो भी n इज इक्वल टू कितना बोलेंगे हम, 2n। मतलब ये कितने हो जाएंगे, 23 23 46। ओके, अगर डिप्लॉयड कंडीशन में हुआ तो 2n कंडीशन में हुआ तो 46 क्रोमोसोम्स, और अगर 23 हुए तो अगेन ये कितने हो गए, n कंडीशन में हुए। तो अब देखिए यहां पे 2 सेट है क्रोमोसोम्स के, या फिर वहां पे 2 सेट जो है वो कितने हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स n कंडीशन में है, और दूसरा जो सेट है वो अगेन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन n कंडीशन। मतलब एक पेयर अगर हुआ, मीन्स एक सेट अगर हुआ तो उसे हम n कंडीशन बोलेंगे, और अगर दूसरा सेट है अगेन उसे भी n कंडीशन बोलेंगे। और अगर एक सेल में 2 सेट्स है क्रोमोसोम के तो उसे हम क्या बोलेंगे, 2n कंडीशन। अब देखिए नॉर्मली 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम ये आपको कहां पे नजर आएंगे, ये वाले आपको कहां पे दिखेंगे, स्पर्म में, जो कि आएंगे फादर से, और मदर से आपको दिखेंगे अगेन ओवा से दिखेंगे अगेन 23 क्रोमोसोम। मतलब देखिए यहां पे अगर हम बात करेंगे जर्म सेल्स की, जर्म सेल्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको कैसे दिखेंगे, एक जर्म सेल में, एक जर्म सेल मतलब कौन सा है, अगर स्पर्म की बात करेंगे तो उसके पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, और ओवा के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन कितने हो जाते हैं वहां पे, फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद हो जाते हैं 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे अगेन ये तो बात हमने कौन सी की, सेक्स सेल्स के बारे में देखा। अगेन यहां पे अगेन क्या होता है कि यहां पे जो सेक्स सेल्स है, जैसे कि अभी हमने बोला, जैसे कि एग और स्पर्म है, यहां पे क्या दिखेगा आपको, एक्सेप्शन टू दिस रूल, मतलब ये वाला जो रूल है,
अगर हम माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे हमारे एक सेल में, ओके, हमारे एक, अभी भी हमारे बॉडी में जितने भी सेल है उनमें 2n कंडीशन है। बस कहाँ पे n कंडीशन है, जहां पे अगर हम देखेंगे जहां पे जर्म सेल्स है, जर्म सेल्स में आपको n कंडीशन नजर आएगी। तो यहाँ पे क्या कहा है कि 2 सेट्स है क्रोमोसोम्स के, और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे बॉडी के सोमैटिक सेल्स में। देखिए ये बात किसके बारे में की है, सोमैटिक सेल्स के बारे में। सोमैटिक सेल्स में हमेशा कैसी कंडीशन होती है, 2n कंडीशन हमेशा होती है। और अगर सेक्स सेल्स या जर्म सेल्स के बारे में बात करेंगे तो वो कैसे होते हैं, हमेशा n कंडीशन में होते हैं। कैसे होंगे, वो डिप्लॉयड नहीं है, वो है हैप्लॉयड। अब देखिए यहां पे इसे हम अगेन क्या बोलते हैं, इसे हम अगेन गैमेट्स भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन्हें हम गैमेट्स भी बोलते हैं, जिनके पास एक ही सेट है क्रोमोसोम्स का। ओके, आगे समझ में ये बात, जैसे कि ये सारे ये गैमेट्स से, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, उनके पास क्या था, सिंगल सिंगल सेट था क्रोमोसोम्स का। अब अगेन क्या होगा, ये वाली बात भी हमने अभी कर ली कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, तब एग एंड ओवा विल गेट फ्यूज्ड, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा और यहाँ पे अगेन 2n कंडीशन हो जाएगी, यहाँ पे n और यहाँ पे आपको दिखेगी n कंडीशन, फिर वो 2n हो जाएगी। अब देखिए आगे जो फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड एग के पास अगेन क्या होगा, 2 सेट्स ऑफ 23 क्रोमोसोम्स है, मतलब वो डिप्लॉयड क्रोमोसोम है। एंड वो उसके पास देखिए जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके पास 2n कंडीशन में क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। फिर उसके पास अब क्या है, कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, उसके पास कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। मतलब क्या है, जो कि आगे सेल की या फिर उस बॉडी की पूरी प्रिपरेशन के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए लगेंगे। ऐसे सारे इंफॉर्मेशंस इस फर्टिलाइज्ड होने के बाद जो जाइगोट बनेगा उसके पास है। वो इन द फॉर्म ऑफ क्या है, वो इन द फॉर्म ऑफ जीन है, वो इन द फॉर्म ऑफ क्या है, डीएनए है, इन द फॉर्म ऑफ आरएनए है और इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। देखिए हमारे जीनोम में आरएनए, डीएनए, प्रोटीन तीनों भी है और ये तीनों भी नेसेसरी है एक पूरी ह्यूमन बॉडी तैयार करने के लिए। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है जर्म सेल्स में, तब फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट के पास अब पूरी इंफॉर्मेशन है कि वो आगे एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना पाए। अब देखिए आगे यहाँ पे क्या होता है, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट की तरफ जाते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे अब देखिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब क्या है कि कुछ जीन्स, और हमने देखा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब क्या है कि एक कैरेक्टर का नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता। अब ये वाली जो चीजें हैं वो हमें कैसे पता चली कि जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हुआ, बट उसके कुछ प्रूफ्स हमें नेकेड आईज से भी दिखते हैं। जैसे कि मैंने लेक्चर की शुरुआत में कहा कि हम लोग, हमारे कुछ कैरेक्टर्स कुछ है हमारे पेरेंट्स के ऊपर, कुछ एक ही पेरेंट के जैसे है, हम कुछ चीजें हमें कैसे है, टोटली वी आर लाइक अवर मदर, और कभी कभी हम टोटली वी आर लाइक अवर फादर, या फिर कुछ मिक्सचर है। तो यहाँ पे हमें अगेन कौन से कैरेक्टर्स हमें दिखेंगे, हमारे अकॉर्डिंग टू अपनी जो फैमिली में जो कैरेक्टर्स है, हमारी हाइट उस तरह से होती है, हमारी एवरेज हाइट कहाँ तक बढ़ सकती है वो अकॉर्डिंग टू पैटर्नल और मैटरनल फैमिली के ऊपर है। उसके बाद हमारे हेयर्स कैसे है, हमारे आई कलर कैसा है, ये सारी चीजें अकॉर्डिंग टू क्या है, हमारी फैमिली में जो कैरेक्टर्स है उसके ऊपर है। तो वो कैसे है, इसी से हमें पता चलता है कि जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जा रहा है। इससे तो क्या हुआ, इससे हमें एक प्रूफ मिला कि कोई भी जनरेशन है, जेनेटिक कुछ ऐसी चीज है जो कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जा रही है। और उसके बाद में पता चला कि वो चीज मतलब क्या है, वो है इनहेरिटेंस। और वो क्या है, एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस, और वो कहाँ पे जा रहा है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन।
और वो प्रेजेंट कहाँ पे है, वो प्रेजेंट है एक जीन के ऊपर। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब मेन पॉइंट इसका क्या है, इसका मेन पॉइंट है अगेन यहाँ पे जो म्यूटेशंस होते हैं, अगर म्यूटेशंस कहाँ पे हुए, अगर जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशंस हुए, ओके, अगर सेक्स सेल्स में या जर्म सेल्स में म्यूटेशन हुए तो वो जो म्यूटेशंस होते हैं वो अगेन कैरी ऑन होते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए। मतलब देखिए आप यहाँ पे जो माइटोसिस के वक्त अगर म्यूटेशन हुआ, मतलब हमारे बॉडी के वियर एंड टियर के लिए क्या होता है, माइटोसिस का प्रोसेस होता है। अगर एक्सीडेंटली हमें कोई वुंड वगैरह हो गया तो वो वुंड को अगर रिपेयर करना है तो रिपेयर मैकेनिज्म से क्या हो जाएगा, सेल डिवाइड हो जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो वहां पे अगर म्यूटेशन हुआ तो वो बस हमारे तक ही सीमित रहेगा, वो हमसे आगे की जनरेशन में नहीं जाने वाला, क्योंकि माइटोसिस से जो इंफॉर्मेशन है वो इनहेरिट नहीं होने वाला है। बट जो इंफॉर्मेशन है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो इनहेरिट किससे होगा, वो इनहेरिट होगा मियोसिस से। अगर वो मियोसिस से इनहेरिट होने वाला है तो वो जो जर्म सेल्स है, जर्म सेल्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें अगर म्यूटेशंस हुए तो क्या होगा, वो कैरी ऑन होने वाले हैं नेक्स्ट जनरेशन में। इसलिए हमेशा याद रखिए नेक्स्ट जनरेशन में म्यूटेशंस जो है वो पास ऑन या कैरी ऑन होने वाले हैं। बट कब, उसकी भी अगेन एक कंडीशन है, म्यूटेशंस एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जाएंगे, बट अगर वो जर्म सेल्स में हुए हैं तो ही जाएंगे, अगर वो सेक्स सेल्स में हुए हैं तो ही जाएंगे। बट अगर वो सोमैटिक सेल्स में हुए हैं म्यूटेशंस तो वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएंगे। देखिए सोमैटिक सेल्स वाले म्यूटेशंस जो होते हैं, सोमैटिक सेल्स में अगर म्यूटेशंस हुए तो वो नेक्स्ट जनरेशन में will not pass to next generation। ओके, नेक्स्ट जनरेशन के लिए पास ऑन नहीं होने वाले। बट अगर जर्म सेल्स में हुए म्यूटेशंस, अगर जर्म सेल्स में हुए तो वो क्या होने वाले हैं, नेक्स्ट जनरेशन में विल पास टू नेक्स्ट जनरेशन। वो क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाएंगे। ये है सोमैटिक सेल और जर्म सेल्स में डिफरेंस। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगेन अब हेरिडिटी, हेरिडिटी या इनहेरिटेंस एक्चुअली है क्या, हेरिडिटी या इनहेरिटेंस हमने देख लिया। हेरिडिटी मतलब क्या है या इनहेरिटेंस मतलब क्या है कि ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। बट अब इसे पढ़ा किसने, सबसे पहले इसे किसने पढ़ा, तो वो थे साइंटिस्ट मेंडल, ग्रिगर जॉन मेंडल। ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने ये स्टडी किया कि हेरिडिटी मीन्स जो कैरेक्टर हमें नजर आते हैं वो एक्चुअली कहाँ से आते हैं, ऐसी कौन सी चीज है कि जिसकी वजह से हम लोगों में सिमिलैरिटीज है। हम लोगों में मीन्स किसमें, हम में और हमारे पेरेंट्स में या फिर हमारे कुछ एंसेस्टर्स में सिमिलैरिटीज क्यों है। तो वो सिमिलैरिटीज का जो जरिया है उसे ढूंढने का काम किसने किया, साइंटिस्ट ग्रिगर जॉन मेंडल सर ने। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो मेंडल थे अगेन उन्होंने कैसे पता किया कि इंफॉर्मेशन जो है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जाता है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स को यूज किया। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स मतलब क्या है कि एक स्पीशीज, मतलब एक स्पीशीज के दो कैरेक्टर्स हैं, उन्हें हाइब्रिड करके एक ऑर्गेनिज्म में डाले गए। अब देखिए, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, हेरिडिटी का एक्सप्लेनेशन दिया कि हाइब्रिड किया मतलब समझो अगर यहाँ पे दो जीन्स है
दो जीन्स के ऊपर अगेन डिफरेंट कैरेक्टर्स है, जैसे कि यहाँ पे हेयर्स के लिए कैरेक्टर्स है, ये वाले जीन्स है हेयर्स के लिए, ये वाले जो जीन्स है आगे वाले जीन्स हम बोल सकते हैं आई कलर के लिए है। तो आगे जाके नेक्स्ट जनरेशन में इनको क्या दिखा, हाइब्रिडाइजेशन हुआ इस ए और बी ऑर्गेनिज्म में, और हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद देखिए यहाँ पे कैसे थे, स्ट्रेट हेयर थे और यहाँ पे कर्ली हेयर थे, यहाँ पे ब्लैक आईज थे और यहाँ पे ब्राउन आईज थे। तो आगे जाके क्या दिखा कि यहाँ पे दिखा इन न्यू ऑर्गेनिज्म में ऐसे दिखा कि कुछ ऐसे थे, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आए, हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ, हाइब्रिडाइजेशन का हुआ। और हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस के बाद आगे कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे दिखे, यहाँ पे आपको कुछ में दिखा कि उनके कर्ली हेयर्स थे और ब्लैक आईज थे। देखिए अब पेरेंट्स तो कैसे थे, इनमें कैसे थे, स्ट्रेट हेयर और ब्लैक आईज वाला एक पेरेंट था और दूसरा था कर्ली हेयर और ब्राउन आईज वाला। बट यहाँ पे अब जो ऑफस्प्रिंग दिखे वो कैसे है, कर्ली हेयर और कैसे है, ब्लैक आईज। हाँ, यहाँ पे पेरेंट्स में हमने क्या देखा था, कर्ली हेयर और ब्राउन आईज देखे थे, बट यहाँ पे अब कर्ली हेयर और क्या दिखे आपको, यहाँ पे ब्लैक आईज नजर आए। मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हुआ, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कैसे हुआ है, ऐसे ये वाले दो कैरेक्टर्स का और बाद में अगेन ये वाले दो कैरेक्टर्स का, ऐसे हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हुआ है। और यहाँ पे आपको क्या दिखा, स्ट्रेट हेयर और ब्राउन आईज। मतलब यहाँ पे दोनों पेरेंट्स के जैसा सेम आपको ऑफस्प्रिंग दिखने को नहीं मिला। यहाँ पे आपको क्या दिखा कि दो कैरेक्टर्स का हाइब्रिडाइजेशन हो गया है। इसलिए अब क्या किया, मेंडल सर ने एक्सप्लेनेशन दिया कि कुछ कैरेक्टर्स एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जाते हैं जो कि ऑफस्प्रिंग में दिखाई देते हैं। और बाद में मेंडल सर ने क्या दिया, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी क्या है वो बोला। अब आगे की तरफ पढ़ते हैं। यहां पे देखिए अब जो साइंटिस्ट मेंडल थे, अब उन्हें सक्सेस एक्चुअली क्यों मिला। देखिए मेंडल सर जो है उन्होंने क्या किया था, इन्हें हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं मेंडल को। तो इन्होंने फादर ऑफ जेनेटिक्स हम इन्हें क्यों बोलते हैं, बिकॉज ही हैज स्टडीड सो मेनी जीन्स और ही हैज स्टडीड सो मेनी थिंग्स रिलेटेड टू जेनेटिक्स। और अब यहाँ पे देखिए वहां पे मेंडल सर को सक्सेस के उनके रीजंस क्या है, अगर वो देखा जाए तो हम एक सबसे पहला देखते हैं कि यहाँ पे उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए वो कैसे थे, केयरफुली प्लान्ड थे। जो भी एक्सपेरिमेंट उनको करना था, चाहे वो हेरिडिटी का एक्सपेरिमेंट हो या जेनेटिकल बेसिस का एक्सपेरिमेंट हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया था, वेल प्लान पहले एक्सपेरिमेंट्स को डिजाइन किया था। अगर हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो पहले हमें वो डिजाइन करने पड़ते हैं। डिजाइन करना मतलब क्या, हमें वो एक्सपेरिमेंट में किन किन चीजों की जरूरत है या फिर वो कितने दिनों तक चलेंगे, वो कौन से टेम्परेचर कंडीशंस में हमें करने हैं और उसके लिए और कौन सी चीजें हमें लगेंगी, ये सारी चीजें सर मेंडल ने अच्छे से प्लान्ड की थी। इसलिए क्या है, केयरफुली प्लान्ड एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे। और बाद में उन्होंने एक मेन चीज है, उन्होंने क्या किया था, लार्ज सैंपल को स्टडी किया था। देखिए ईरर कब आता है, ईरर कब आता है, एक्सपेरिमेंटल ईरर, जब पॉपुलेशन जिस भी या फिर सैंपल, नॉट पॉपुलेशन, अगर सैंपल छोटा हो, अगर सैंपल जब हम स्टडी करते हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट, अगर सैंपल छोटा होगा तो वहां पे एरर्स भी ज्यादा होंगे। और अगर सैंपल बड़ा होगा, जब हम लार्ज सैंपल की स्टडी करते हैं तो उसके साथ ही क्या हो जाते हैं, एरर्स जो है वो हमेशा कम हो जाते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं वहां पे ज्यादा सैंपल के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं। और उस वजह से क्या हुआ, उन्हें रीडिंग्स जो मिली, उन्होंने प्रॉपर, उनको रीडिंग से प्रॉपर रेशियोज मिले, मेटाक्यूलस रिकॉर्डिंग्स मिले उन्हें। और बाद में नेक्स्ट कैरेक्टर हम देखेंगे कि
उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, आगे जाके हम वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया वो भी देखने वाले हैं। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वहां पे उन्होंने क्या किया था, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो चूज किए थे, कौन से, पी प्लांट के, तो वो उन्होंने प्रॉपरली क्या किए थे, सिलेक्ट किए थे। प्रॉपरली सिलेक्ट करने के वजह से क्या हुआ यहाँ पे कि उन्हें पता चला कि ये वाले जो ऐसे कैरेक्टर्स है नेकेड आइज से हमें वो दिख भी रहे हैं, और उसके ही साथ यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो कैरेक्टर्स जो है जो हमें एज अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हम बोल रहे हैं, कॉन्ट्रास्टिंग मीन्स अपोजिट कैरेक्टर्स है, तो वो हमें नेक्स्ट आने वाली जनरेशन में नेकेड आइज से दिखेंगे भी। इसलिए यहाँ पे कैसे है, वो जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे वो कैसे थे, रिकॉग्नाइजेबल थे। जैसे कि आगे जाके एग्जाम्पल में हम देखेंगे कौन से कैरेक्टर्स थे, और वहां पे हर एक कैरेक्टर कैसा था, अगेन ये मेन कैरेक्टर है इसका, हर एक कैरेक्टर क्या था, इट वॉज कंट्रोल्ड बाय सिंगल फैक्टर। और सिंगल फैक्टर मतलब क्या है, अगेन फैक्टर का मतलब होता है एक जीन। अब वहां पे एक जीन एक कैरेक्टर को क्या कर रही थी, कंट्रोल कर रही थी। और बाद में अगेन डोमिनेंस और रिसेसिवनेस जो था हर एक कैरेक्टर में, हर एक पेयर ऑफ कैरेक्टर में, उसे भी अच्छी तरह से पढ़ा गया था। अब देखिए हो सकता है ये सारी चीजें जो मैंने आपसे कही अभी अभी वो आपको अभी समझ में ना आए, बट जब हम इसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो हमें ये सारी चीजें समझ में आएंगी। देखिए अब ये था मेंडल सर ने किया हुआ एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, अब ट्रेट्स मतलब क्या है, ट्रेट्स मतलब क्या है कि डिफरेंट कैरेक्टर्स है, ये सारे क्या है, ट्रेट्स है, ये सारे कैरेक्टर्स है, जैसे कि शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मेंडल ने क्या किया था, एक पी प्लांट लिया था, ओके, एक पी प्लांट लिया और उस पी प्लांट के ऊपर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट में क्या किया था उन्होंने पी प्लांट लेने के बाद वहां पे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स सिलेक्ट किए, और वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स सिलेक्ट करने के बाद उन्होंने वो प्लांट्स में हाइब्रिडाइजेशन देखा, हाइब्रिडाइजेशन किया, और वहां पे उनको बाद में क्या दिखा, आगे जाके नेक्स्ट जनरेशन में उन्होंने डिटेक्ट किया कि क्या वो कैरेक्टर जो हाइब्रिडाइज किए गए हैं क्या वो नेक्स्ट जनरेशन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। या फिर उन्होंने ये भी देखा कि प्योर लाइन कितनी है, हाइब्रिडाइज कितने हैं, मतलब रिकॉम्बिनेशन जिनमें हुआ है वो कितने हैं, पेरेंटल कितने हैं। तो ये सारी चीजें मेंडल ने डिटेक्ट की है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले उन्होंने हमें ये तो पता चल गया अभी क्या किया था मेंडल सर ने क्या किया था, पी प्लांट को लिया था, और पी प्लांट को लेके उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब उस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या उन्होंने मेन चीज ली, वहां पे उन्होंने डिफरेंट ट्रेड्स को फिक्स किया था, डिफरेंट कैरेक्टर्स को। जैसे ये 7 कैरेक्टर्स है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर्स है, और 7 कैरेक्टर्स में उन्होंने क्या किया था, मेन सीड को फोकस किया था, और उसी के साथ उन्होंने प्लांट के हाइट को फोकस किया था और फ्लावर्स को फोकस किया था। ये 3 चीजें उन्होंने फोकस की थी, कौन सी, सीड, हाइट ऑफ प्लांट और फ्लावर। अब सीड में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सीड का क्या देखा था, उन्होंने सीड का शेप देखा था और सीड का कलर देखा था, ओके, सीड का शेप और कलर देखा था, और साथ में ही जो पॉड है, सीड का कवर, उसका भी कलर और उसका भी शेप देखा था। पॉड क्या होता है, उसका पी का क्या होता है, कवरिंग होता है, तो उसका भी कलर और शेप देखा, और साथ ही में अगेन उस प्लांट की हाइट तो देखी। अब फ्लावर में उन्होंने क्या किया, फ्लावर की पोजीशन कैसी है और फ्लावर का कलर कैसा है। तो ये सारे थे 7 कैरेक्टर्स जो कि सिलेक्ट किए गए थे सर मेंडल से। अब वहां पे अगेन उन्होंने क्या देखा था, क्या स्टडी किया था, उन्होंने स्टडी किया था कि डोमिनेंट कैरेक्टर्स कौन से हैं और रिसेसिव कैरेक्टर्स कौन से हैं, ओके। अब यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर्स थे
जो कि नेक्स्ट जनरेशन में जो नजर आते हैं उन्हें हम बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो नजर नहीं आते उन्हें हम बोलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। जो एक्सप्रेस होते हैं वो है डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो क्या होते हैं, जो एक्सप्रेस नहीं होते हैं, जो सप्रेस होते हैं, वो है रिसेसिव कैरेक्टर। अब डोमिनेंट कैरेक्टर में उन्होंने क्या देखा, देखिए यहाँ पे अगर उन्होंने यहाँ पे शेप ऑफ सीड लिया तो कैसी थी शेप ऑफ सीड, दो डिफरेंट शेप्स थे सीड के। राउंड शेप था, पी प्लांट जो था, पी जो था उसके अंदर उसका सीड पी का, वो पी जो था वो अगर वो डोमिनेंट कंडीशन में है तो उसका शेप कैसा होगा, राउंड है, और जब वो रिसेसिव कंडीशन में होगा तो वो कैसा होगा, व्रिंकल्ड होगा। ओके, अगर बात करेंगे उस सीड के कलर की, यहां पे हमने क्या किया, उसका शेप देखा राउंड और व्रिंकल्ड। दूसरा क्या है कि यहाँ पे इस सीड का कलर देखा गया, एक जगह पे उसका कलर था येलो, और रिसेसिव जब था तो उसका कलर था ग्रीन। जब डोमिनेंट था तो येलो था, और जब रिसेसिव फॉर्म में था तो ग्रीन कलर था। अब अगर पॉड के कलर की बात करेंगे, देखिए ये वाला है पॉड, मतलब ऊपर वाला कवरिंग। अब ऊपर वाला ये वाला कवरिंग है, देखिए ये ऊपर वाला कवरिंग है और इसके अंदर ये पीस नजर आती है। अब ये ऊपर वाला कवरिंग है, अगेन उसका कलर देखा। अब उसका कलर अगर डोमिनेंट कंडीशन में है तो उसका कलर कौन सा नजर आया, उसका कलर दिखा ग्रीन कलर, और जब वो रिसेसिव कंडीशन में था तो पॉड का जो कलर था, मतलब कवरिंग, उसका कलर था येलो। अब आगे बढ़ते हैं, अगर पॉड की शेप के बारे में बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे फुलर शेप है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे रिसेसिव कंडीशन में फ्लैट और कंस्ट्रिक्टेड है। कैसा है, फ्लैट है और कंस्ट्रिक्टेड शेप है, किसका, पॉड का। अब देखते हैं उस प्लांट की हाइट, अगर वो डोमिनेंट कंडीशन में वो प्लांट में जीन, अगर हाइट के लिए अगर जीन है, हाइट के लिए अगर जीन है, अगर वो डोमिनेंट कंडीशन में है तो उसे क्या बोलेंगे, टॉल बोलेंगे, टॉल प्लांट नजर आएगा। और अगर हाइट के लिए जो जीन्स है वो नेक्स्ट जनरेशन में रिसेसिव फॉर्म में है तो वो वाला प्लांट है वो कैसा दिखेगा, शॉर्ट दिखेगा। अभी नेक्स्ट कैरेक्टर था पोजीशन ऑफ फ्लावर। यहाँ पे देखिए दो पोजीशन सिलेक्ट की गई, जब डोमिनेंट कंडीशन में फ्लावर की पोजीशन कौन सी देखी गई, एट लिव जंक्शन। लिव जो है, दो लीव्स है वो जहां पे जुड़ते हैं वहां पे फ्लावर्स दिखाई दिए, और दूसरी जगह पे क्या दिखा, एट द टिप ऑफ ब्रांचेस, ब्रांचेस के टिप के ऊपर, सबसे ऊपर, मतलब ये वाले जो फ्लावर्स है जो रिसेसिव कंडीशन में है उनके जीन्स, तो वो कहां पे नजर आएंगे, एट द टिप ऑफ ब्रांचेस, सबसे ऊपर। और जब ये फ्लावर के पोजीशन वाले जीन्स है अगर वो डोमिनेंट कंडीशन में है तो ये वाले फ्लावर्स कैसे नजर आएंगे, एट द जंक्शन ऑफ लीव्स। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट कैरेक्टर क्या था, उस फ्लावर का कलर। हमने देखा है जो प्लांट है, अगर पी प्लांट है उसे फ्लावर्स तो आते हैं, अगर सीड्स दिखे हैं तो फ्लावर्स भी है। अब जो फ्लावर्स है वो उनका कलर कौन सा था, अगर डोमिनेंट कंडीशन में उनके जीन्स है तो उनका कलर आएगा पर्पल, और अगर रिसेसिव कंडीशन में है तो उनका कलर आएगा व्हाइट। तो ये सारे जो है ये क्या थे, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन अ पी प्लांट। पी प्लांट के अंदर 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जिनके ऊपर सर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था। अब अगेन आते हैं रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस की तरफ। अब ये वाले जो यहाँ पे देखिए उन्होंने डोमिनेंस और रिसेसिवनेस उस कैरेक्टर का, उसमें भी उन्होंने स्टडी किया था, इसलिए भी उन्हें सक्सेस मिला था। अगेन हम जब मेंडल के एक्सपेरिमेंट को अच्छे से देखेंगे तब हमें और अच्छे से समझ में आने वाला है। तो ये सारे उनके क्या थे, रीजंस थे मेंडल्स को मिलने वाले सक्सेस के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब अगेन ये लेसन को स्टार्ट करने के पहले हम कुछ जेनेटिकल टर्मिनोलॉजीज को पढ़ेंगे ताकि आगे जाके आपको ये वाला लेसन है ये समझने में इजी जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले कौन सा है, कैरेक्टर। अब तक हमने जब से इस लेक्चर को शुरू किया है तब से हम एक ही बात किए जा रहे हैं, कौन सा, कैरेक्टर के बारे में।
अब कैरेक्टर मतलब क्या होता है, हम नॉर्मली बोलते हैं हाँ इसके कैरेक्टर्स अलग है, उसके कैरेक्टर्स अलग है, या फिर हम जनरल कैरेक्टर्स लिखते हैं, साइलेंट फीचर्स लिखते हैं। अब वो कैरेक्टर्स मतलब क्या है, एक स्पेसिफिक फीचर है जो उस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, एक स्पेसिफिक फीचर जो उस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, और उसे जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे उसकी एक स्पेसिफिक हाइट, ओके, उसकी एक स्पेसिफिक हाइट, या फिर उसके स्पेसिफिक उसके आईज का कलर, स्पेसिफिक आई कलर, स्पेसिफिक हेयर कलर, ओके, तो ये, या फिर उससे एक स्पेसिफिक डिजीज है, ये सारे क्या है उसके कैरेक्टर्स, उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर। तो जब भी कैरेक्टर की बात आएगी किसमें, अंडर जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज, तो क्या बोलेंगे हम, उसे डिफाइन कैसे करेंगे, हम उसे डिफाइन करेंगे अ स्पेसिफिक फीचर दैट अ ऑर्गेनिज्म पोजेसेस, मतलब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक स्पेसिफिक फीचर है, उसे क्या बोलेंगे हम, एक कैरेक्टर। अब नेक्स्ट क्या है, ट्रेट, TRAIT, हम बोलते हैं ना अब इसका ट्रेंड है, ट्रेंड बोलते हैं वो अलग है और ट्रेट है वो अलग है। अब यहाँ पे देखिए ट्रेट मतलब क्या होता है, ट्रेट मतलब एक ऐसा कैरेक्टर, ट्रेट मतलब क्या है, एक ऐसा कैरेक्टर जो कि इनहेरिट हुआ है, ओके, मतलब इनहेरिटेड कैरेक्टर विथ इट्स वेरिएंट, उसके वेरिएंट के साथ उसे इनहेरिट किया गया है, उसके वजह से फिर क्या होगा, वो इजीली दिखाई देगा, ओके, एक इनहेरिटेड कैरेक्टर है जो कि इनहेरिट हुआ है उसके वेरिएंट के साथ। अब देखिए कैरेक्टर है, उसका वेरिएंट कौन सा है, देखिए मतलब क्या, अब टॉल और ड्वार्फ है, अब टॉल और ड्वार्फ ये दोनों भी क्या है, कैरेक्टर्स है, बट टॉल का वेरिएंट है ड्वार्फ और ड्वार्फ का वेरिएंट है टॉल, मतलब वेरिएशन। यहाँ पे एक जीन है, अगर वो जीन उस प्लांट के हाइट को दिखाएगी तो वो जो जीन है उसके अलील्स नजर आएंगे आपको, उसे हम क्या बोलेंगे, वेरिएंट, मतलब टॉल का वेरिएंट कौन सा है, ड्वार्फ, और ड्वार्फ का वेरिएंट है टॉल। इस तरह से क्या होगा, जो भी कैरेक्टर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएंट होगा या फिर जाएगा, इनहेरिट होगा, वो उसके वेरिएंट के साथ जाएगा और वो इजीली दिखेगा इन दैट ऑर्गेनिज्म। अगेन वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, कौन से रिलेशनशिप के ऊपर, डोमिनेंट और रिसेसिव रिलेशनशिप के ऊपर। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर के बारे में। अब फैक्टर मतलब क्या है, बहुत पहले जो हम बात करते हैं ना जीन जीन करके, हम अब बात करते हैं जीन्स, तो कुछ दिनों पहले या फिर कुछ मिलियन ईयर्स अगो, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, नॉट मिलियन ईयर्स अगो, जब ये साइंटिस्ट ने स्टडी किया जेनेटिक मटेरियल को, तब सबसे पहले वो जीन्स को क्या कहा करते थे, फैक्टर बोला करते थे। तो ये फैक्टर मतलब क्या है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। क्या है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, मतलब एक यूनिट है जो कि हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब एक यूनिट जो कि एक कैरेक्टर को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन लेके जाता है, इसलिए इस फैक्टर को क्या बोलेंगे, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, एक कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में लेकर जाने के लिए, एक कैरेक्टर को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में लेकर जाने के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। और उसी के साथ वो जो कैरेक्टर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में लेकर जाते हैं उसे एक्सप्रेस भी किया जाता है एज अ जेनेटिक कैरेक्टर, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेंगे कि देखिए कुछ जीन्स है, कुछ डिजीज के लिए, कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जिनमें आपको स्पेसिफिक डिजीज नजर ही आते हैं। अगर हम देखेंगे कुछ डिजीज ऐसे हैं, अगर हम डायबिटीज वगैरह के बारे में बात करेंगे तो कुछ फैमिलीज में आपको दिखेगा कि अगर वो पेरेंट्स में है या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स में भी मौजूद है, तो आपको क्या दिखेगा कि वो जो डिजीजेस है वो आगे की जनरेशन में भी जाते हुए नजर आएंगे। तो वो क्या है, एक जीन्स है, एक जीन है, एक यूनिट ऑफ हेरिडिटी है जो क्या हुआ है, इनहेरिट हुआ है नेक्स्ट जनरेशन में, और उसका एक्सप्रेशन भी हुआ है, वो बाद में एक्सप्रेस हुआ है, मतलब क्या हुआ है, वो जो कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में गया है ना,
तो वो उसके जो भी कुछ कैरेक्टर्स है या फिर उस वजह से जो भी कुछ होता है वो सब दिखाएगा नेक्स्ट वाले जनरेशन में, उसे बोलेंगे एक्सप्रेशन भी हुआ है उसका। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो है जीन। अब जीन मतलब क्या, देखिए जीन और फैक्टर, फैक्टर को अब हम जीन बोलते हैं और जीन को पहले क्या कहा जाता था, फैक्टर। अब देखिए जीन मतलब क्या है, स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन मतलब क्या है, एक डीएनए के स्पेसिफिक सेगमेंट, मतलब जैसे कि अगर हम बात करेंगे ये वाला है, वेट अ मिनट, अगर हम बात करेंगे ये है डीएनए, ओके ये अगर डीएनए है तो इसके स्पेसिफिक सेगमेंट, अगर ये वाली सेगमेंट को देखेंगे हम तो हम बोलेंगे ये है एक जीन। स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ दैट कैरेक्टर। मतलब क्या, एक स्पेसिफिक सेगमेंट है, समझो ये वाली सेगमेंट है जो कि कहां पे प्रेजेंट है, डीएनए के ऊपर। डीएनए के ऊपर एक स्पेसिफिक सेगमेंट है जिसे हम एक जीन बोलेंगे, और वो जो जीन है वो किससे बनी है, वो बनी है डिफरेंट अमाइनो एसिड से, और वो जो जीन है वो डिफरेंट अमाइनो एसिड को कोड करेगी, और वो जो अमाइनो एसिड्स है वो जो भी कुछ बनाएंगे वो क्या होने वाला है, नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होने वाला है, और वो इनहेरिट होके आगे जाके क्या होगा, आगे एक्सप्रेस भी होगा। ओके इसे हम क्या बोलेंगे, एक जीन। और वो जीन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए। एक ही सेंटेंस में अगर बोले हम जीन का डेफिनेशन तो क्या है, एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ क्या है, डीएनए। एक स्पेसिफिक सेगमेंट है डीएनए की जिसे हम बोलते हैं डीएनए, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन इनहेरिट होती है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखिए यहां पे क्या है, अब देखते हैं अलील्स। ओके अब तक हम क्या बोल रहे थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बोल रहे थे, दो अलग अलग कैरेक्टर्स। अब वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्यों दिखते, क्यों है वो, क्यों दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे या तो इनको अलील्स बोलते हैं या फिर अलीलोमॉर्फ्स बोलते हैं। अब अलीलोमॉर्फ्स मतलब क्या, देखिए समझो यहाँ पे दो क्या है, अब दो सेट्स है क्रोमोसोम्स के। ओके ये है मैटरनल और ये है पैटर्नल। बट यहाँ पे होता क्या है अब कि ओके मैं यहाँ पे निकालती हूँ, ये नीचे निकालती हूँ, देखिए यहाँ पे क्या है, अब ये वाले क्या है, दो सेट्स है क्रोमोसोम्स के, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है ये मदर से आया है और ये वाला फादर से आया है, तो यहाँ पे ये वाला एक क्या है, लोकाय है, या फिर हम इसे क्या बोलेंगे, एक लोकस है, और ये वाले लोकस के ऊपर स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए ही जीन प्रेजेंट है। यहाँ पे स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए ही जीन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंगे कि हेयर कलर, हम क्या लेंगे अब, हेयर कलर, तो यहाँ पे मदर के पास हेयर का कलर है ब्लैक और फादर के पास हेयर का कलर है ब्राउन। तो अब यहाँ पे क्या है, लोकस तो सेम है, और यहाँ पे और एक बात है कि मैटरनल तरफ से या पैटर्नल तरफ से, मदर से और फादर से दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स आए हैं, बट वो दोनों डिफरेंट क्रोमोसोम्स है, उनमें हाइब्रिडाइजेशन भी अगर होने वाला है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे एक स्पेसिफिक लोकस चाहिए। अगर हमें कोई एड्रेस को ढूंढना है तो हम क्या करते हैं, वो एड्रेस पहले जिस घर पे हमें जाना है उनसे हम पहले एड्रेस को लेते हैं, तो स्पेसिफिक जगह हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये वाले जीन्स है जो कि किसके लिए है, हेयर कलर के लिए है, तो वो हेयर कलर के जो जीन्स है वो कैसे होने चाहिए, एक स्पेसिफिक लोकस के ऊपर होने चाहिए। वो स्पेसिफिक लोकस के ऊपर यहाँ पे स्पेसिफिक जगह उसकी डिफाइन होनी चाहिए। तो ये वाली एक स्पेसिफिक जगह है, दोनों क्रोमोसोम्स में एक स्पेसिफिक जगह है, वो तय की जाती है कि वहां के जगह के ऊपर स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए ही जीन्स मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है कि हेयर कलर के लिए यहाँ पे जीन्स है,
मदर के पास है ब्लैक हेयर्स और फादर के पास है ब्राउन हेयर्स। अब वो स्पेसिफिक एरिया में ही है, स्पेसिफिक एरिया जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक लोकाई के ऊपर है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि फादर के तरफ भी आपको यहाँ पे ही हेयर के लिए जीन्स दिखेंगे और मदर की तरफ भी यहाँ पे ही हेयर के लिए जीन्स दिखेंगे। देखिए अगर ऐसी कंडीशन ना होती और अगर ऐसा होता, देखिए अगर दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, दूसरी कंडीशन में अगर ऐसा होता, ये दो अगेन क्या है, क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे ये मदर से आया है, ये फादर से है। ओके, अगर हम बोलेंगे कि मदर के पास किसके लिए, हेयर्स के लिए जीन्स प्रेजेंट यहाँ पे है, ओके, ये वाले है ब्लैक, और फादर के पास है यहाँ पे ब्राउन। तो अगर ये वाला एक क्रोमोसोम होता है, उसके ऊपर अगर ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग कैरेक्टर के लिए अगर जीन्स होंगे, तो जब दो क्रोमोसोम साथ में आएंगे, जब फर्टिलाइजेशन के वक्त दो क्रोमोसोम साथ में आते हैं, तो क्या उनमें वेरिएशन दिखेगा? और दिखेगा भी तो क्या वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए दिखेगा? नहीं दिखेगा। ये सारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, खिचड़ी हो जाएगी। वो अच्छे से, वो वेल मैनर्ड तरह से नहीं दिखेगा, वो मैनेज्ड वे में नहीं दिखेगा आपको। हो सकता है कि यहाँ पे अगर हेयर्स के लिए जीन है और फिर फादर के पास क्या होगा, यहाँ पे जीन जो होंगे वो किसके लिए होंगे, यहाँ पे हेयर के लिए है, और यहाँ पे जीन किसके लिए हम देखते हैं, यहाँ पे जीन्स है स्किन कलर के लिए। ओके, तो क्या दिखेगा आपको, यहाँ पे है स्किन कलर के लिए और यहाँ पे है हेयर्स के लिए। तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, अगर ये दोनों जो जीन्स है, यहाँ पे आपको प्रॉपर उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हेयर कलर के लिए, यहाँ पे स्किन के लिए है, या स्किन कलर के लिए है, यहाँ पे हेयर के लिए है। तो यहाँ पे ये कलर आपको स्किन में दिखेगा, तो सेम कलर अगर यहाँ पे दिखेगा, क्या वो सही जाएगा? नहीं, वो सही नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमेशा क्या होता है, एक जो क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम के ऊपर अगर एक प्रॉपर लोकस फिक्स किया गया है, एक प्रॉपर एरिया फिक्स किया गया है एक स्पेसिफिक जीन के लिए, तो वो आगे जाके वेरिएशन के लिए या कैरेक्टर के इनहेरिटेंस के लिए वो प्रॉपर वे होगा। अब देखिए यहाँ पे अगेन, अब अलील्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे ब्लैक के लिए है और यहाँ पे ब्राउन के लिए है। मतलब ये क्रोमोसोम है, उनके पास एक जीन है, ओके, उनके पास का क्या है, ये दो क्रोमोसोम है, उनके पास एक जीन है जो कि किसके लिए है, जो कि है हेयर के कलर के लिए। उनके पास जीन है हेयर के कलर के लिए, बट उसके लिए जीन का लोकाई तो सेम है, बट अब वो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मैटरनल और पैटर्नल डिफरेंस के अनुसार यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अलील होगा दो डिफरेंट लोकस के ऊपर। एक अलील के पास है ब्लैक कलर के हेयर और दूसरे अलील के पास है ब्राउन कलर। तो इस तरह से क्या होगा, जीन जो है वो जीन यहाँ पे एक प्रॉपर लोकस के ऊपर क्या है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए जीन है, और वो कैरेक्टर कौन सा है, हेयर का कलर। और यहाँ पे अगर वो स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि ये वाली जीन जो है, जो हेयर कलर के लिए प्रेजेंट है, और इसके दो अलील्स यहाँ पे प्रेजेंट है। क्या है, इसके अलील्स है, इस जीन के ऊपर एक अलील है और इस जीन के ऊपर एक अलील है। जीन तो एक ही है, बट इस क्रोमोसोम के ऊपर एक अलील है और इस क्रोमोसोम के ऊपर उसका एक अलील है। इसलिए हम अलील्स को क्या करते हैं, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। अलील को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। एक ही जीन है, मतलब वो जीन है हेयर कलर के लिए, बट उसके दो अल्टरनेट फॉर्म है, एक का कलर ब्लैक है, एक का कलर ब्राउन है, बट जीन किसके लिए है, जीन है हेयर्स के लिए ही, हेयर कलर के लिए ही। वैसे ही हेयर के टेक्सचर के लिए भी जीन होता है, स्ट्रेट हेयर और कर्ली हेयर। ऐसे छोटे छोटे कैरेक्टर्स है जो हम लोगों में है, उसके लिए इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं, और वो जीन्स के अगेन दो डिफरेंट अलील्स होते हैं। इसलिए अगर अलील्स की हम बात करेंगे तो क्या बोलते हैं, हम उसे डिफाइन कैसे करते हैं, अलील्स आर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स। एक जीन के अल्टरनेट फॉर्म, दो फॉर्म होते हैं, ओके। इसलिए यहाँ पे क्या कहा है, द टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गिवन जीन।
ओके। और जीन को हमने इसके पहले ही कहा कि जीन को अगेन हम फैक्टर भी बोलते हैं, बट अगेन हमने ये भी बोला यहाँ पे कि वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं आइडेंटिकल लोकाई के ऊपर। और एक कंडीशन है किसके ऊपर, होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर ही वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये बात थी अलील्स की। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है, व्हाट इज डोमिनेंट और व्हाट इज रिसेसिव। डोमिनेंट हम बोलते हैं देखो नॉर्मली कि ये इंसान डोमिनेटिंग है या फिर उसने मुझे डोमिनेट किया। तो डोमिनेट करना मतलब क्या है, जेनेटिकल वे में डोमिनेट करने का मतलब है एक्सप्रेस होना, दूसरे कैरेक्टर को सप्रेस करना, उसे आगे आने नहीं देना और खुद आके क्या करना, खुद के कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना। तो अब ये डोमिनेंट और रिसेसिव रिलेशनशिप आपको किसमें दिखेगी, ये डोमिनेंट और रिसेसिव रिलेशनशिप आपको दिखेगी इन अलील्स में, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स में आपको रिलेशनशिप दिखेगी डोमिनेंट और रिसेसिव रिलेशनशिप। ओके, अब वो कैसे दिखती है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले डोमिनेंट क्या है वो देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि एक अलील होता है, वो क्या करता है, उसके कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, उसके कैरेक्टर को वो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। बट वो कब एक्सप्रेस करता है, इवन इन प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव अलील। ओके, अब इसे रफ करते हैं। देखिए अगेन यहां पे हमने क्या देखा, देखिए अब यहां पे एक डोमिनेंट कैरेक्टर मतलब क्या कि एक अलील होती है, वो खुद को एक्सप्रेस करती है, खुद के कैरेक्टर को एक्सप्रेस करती है, बट कब, इन प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव अलील। मतलब देखिए अभी हमने देखा था दो कलर्स थे, ब्लैक और ब्राउन, किसके थे, हेयर कलर थे। और बाद में आगे जाके कौन सा एक्सप्रेस हुआ, हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ब्लैक एक्सप्रेस हुआ, ब्लैक कलर आया नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो ब्लैक कलर है इसे हम डोमिनेंट बोलेंगे और ब्राउन को हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव बोलेंगे। क्यों, अब क्योंकि जो ब्लैक कलर है वो आगे जाके क्या हुआ है, एक्सप्रेस हुआ है, बट उस ब्लैक कलर के हेयर के साथ दूसरी अलील भी थी। दूसरी अलील कौन सी थी, ब्राउन कलर वाले हेयर, बट ये एक्सप्रेस हुआ है किसके प्रेजेंस में, ब्राउन कलर के अलील्स जो थे वो भी प्रेजेंट थे, बट उनसे कंपटीशन करके या फिर उनके प्रेजेंस में भी ये एक्सप्रेस हुआ है। तो ये एक्सप्रेस क्यों हुआ है, क्योंकि उसने क्या किया है, डोमिनेट किया है इस ब्राउन कलर के अलील को, जो किसके लिए था, हेयर कलर के लिए था, और उसे डोमिनेट करके वो क्या हुआ, नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस हुआ। तो जो भी कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस होता है उसे हम बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। बट वो एक्सप्रेस कैसे होता है, वो एक उसके अपोजिट अलील को या फिर उसके अल्टरनेट अलील को क्या करता है, सप्रेस करता है। और जो अलील सप्रेस होती है उसे हम बोलते हैं रिसेसिव अलील, और जो एक्सप्रेस होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट अलील। अब देखिए अगेन अगर हम बात करेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन की, तो उसमें हमेशा आपको क्या दिखेगा, डोमिनेंट जो है वो हमेशा एक्सप्रेस होते हैं। जैसे कि टी अलील है वो क्या है, टॉल के लिए है। ओके, और देखिए अगेन यहाँ पे अगेन एक रूल होता है जेनेटिक्स का कि जो डोमिनेंट अलील होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर में हमेशा उसे डिनोट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे अब देखिए टी है, कैपिटल टी अगर बोला मतलब वो कैसा है, एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, मतलब वो टॉल है, टॉलनेस हाइट के लिए बोला गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर दो प्लांट्स है, जैसे कि हमने यहाँ पे हेयर कलर के लिए लिया, वैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है, अगर एक प्लांट है और उस प्लांट के पास अगेन दो प्लांट्स अगर हम लेंगे, एक है टॉल और एक है ड्वार्फ, और अगर उन दोनों में क्या हो जाएगा, मीटिंग होगा, तो आगे जाके आपको क्या दिखेगा, जो टॉल प्लांट है वो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस हो जाएगा, उसके कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो जाएंगे, और जो ड्वार्फ है वो एक्सप्रेस नहीं होगा,
क्योंकि ये है रिसेसिव फॉर्म में और ये है डोमिनेंट फॉर्म में। ओके, इसलिए वो एक्सप्रेस नहीं होगा। वैसे ही रिसेसिव में आएगा। यहाँ पे रिसेसिव का मतलब क्या होता है कि एक अलील है जो कि एक्सप्रेस नहीं होती। ओके, कब? इन प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव अलील, उसे हम क्या बोलते हैं? रिसेसिव अलील बोलते हैं। बट अगर हम हेट्रोजाइगस कंडीशन में देखेंगे तो क्या होता है, ये अलील कभी एक्सप्रेस नहीं होते। देखिए यहाँ पे अगेन ये कंडीशंस को याद रखिए। पे डोमिनेंट अलील में हमने क्या देखा कि हेट्रोजाइगस कंडीशन अगर हुई तो क्या होता है, डोमिनेंट जो है वो हमेशा एक्सप्रेस होते हैं। और रिसेसिव के बारे में अगर हम हेट्रोजाइगस कंडीशन के बारे में देखें तो रिसेसिव में अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तो वो कभी एक्सप्रेस नहीं होंगे, कभी नहीं। दे आर नेवर एक्सप्रेसिंग, वो कभी एक्सप्रेस नहीं होने वाले। ओके, बट वो एक्सप्रेस कब होते? देखिए ये हमेशा हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये एक्सप्रेस होते ही है, बट यहाँ पे रिसेसिव वाले कब एक्सप्रेस होंगे? देखिए अब डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में अगर देखेंगे तो डोमिनेंट जो है, डोमिनेंट जीन जो है वो तो हमेशा ऐसा हुआ तो वो तो हमेशा रिसेसिव जीन को सप्रेस ही करेगी, खुद ही एक्सप्रेस होने वाली है। बट कभी कभी हमें कुछ रिसेसिव कैरेक्टर है वो भी एक्सप्रेस होते हुए नजर आते हैं। तो वो कब आते हैं? तो वो कब एक्सप्रेस होते हैं? जब कि वो होमोजाइगस कंडीशन में हो। ओके, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं तो वो क्या करते हैं, दे आर गेटिंग एक्सप्रेस्ड। जब वो होमोजाइगस कंडीशन में है, मतलब देखिए होमोजाइगस कंडीशन मतलब क्या, होमोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, अगेन इसे रफ करते हैं। देखिए अब होमोजाइगस कंडीशन का मतलब क्या होता है, ये वाली जीन है और ये वाली जीन है, दोनों के पास यहाँ पे भी स्मॉल आर है और नॉट स्मॉल आर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी स्मॉल टी है और यहाँ पे भी स्मॉल टी है। अब दोनों तरफ स्मॉल टी ही है, मतलब ये कैसा है, होमोजाइगस कंडीशन है। अब दोनों क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव कंडीशन वाला अलील है, दोनों क्रोमोसोम के ऊपर जो अलील है वो रिसेसिव कंडीशन में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे जाके आपको जो प्लांट की हाइट मिलेगी वो कैसे मिलेगी, वो ड्वार्फ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो स्मॉल टी है, वो स्मॉल टी है वो किसके लिए है, वो है ड्वार्फ के लिए, वो रिसेसिव कंडीशन के लिए। जब भी रिसेसिव कंडीशन आएगी तो रिसेसिव कंडीशन के लिए क्या होता है, देखिए यहां पे अब रिसेसिव कंडीशन के लिए आपको क्या दिखेगा, कैरेक्टर जो है उसे स्मॉल लेटर में लिखते हैं, स्मॉल लेटर में स्मॉल लेटर इज यूज्ड। ओके, जैसे कि स्मॉल टी। अगेन एक बार देखते हैं, रिवाइज करते हैं इसे। देखिए अब डोमिनेंट को देखते हैं यहां पे, और वहां पे देखेंगे रिसेसिव को। ओके, अब देखिए यहां पे डोमिनेंट जो कैरेक्टर है वो क्या है, इसे हमेशा डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और रिसेसिव को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। एग्जाम्पल, यहां पे हम एग्जाम्पल क्या लेंगे, हाइट ऑफ प्लांट, इसमें स्मॉल लेटर टी इज इक्वल टू ड्वार्फ, टी इज इक्वल टू ड्वार्फ प्लांट। टी मतलब क्या है, अगेन एक
ड्वार्फ प्लांट है। और यहाँ पे अगर एग्जाम्पल हम देखें तो यहाँ पे अगेन हाइट ऑफ प्लांट ही लेंगे, हाइट ऑफ प्लांट। यहाँ पे कैपिटल टी है, वो क्या है, फॉर टॉल प्लांट। ओके, ये वाला था कैपिटल टी और ये वाला था स्मॉल टी। ये डिनोट किसके लिए था, यहाँ पे कैपिटल टी ने डिनोट किया टॉल प्लांट को और स्मॉल टी ने डिनोट किया ड्वार्फ प्लांट को। और इसी ने किस कैरेक्टर को डिनोट किया है, रिसेसिव कैरेक्टर को। और यहाँ पे इस कैपिटल टी ने किसे डिनोट किया है, डोमिनेंट कैरेक्टर को। और स्मॉल टी ने डिनोट किया है रिसेसिव कैरेक्टर को। ओके, अब ये था पहला पॉइंट। अब दूसरा हम क्या देखेंगे कि डोमिनेंट मतलब क्या होता है, which gets expressed, which gets expressed। ये क्या होता है, एक्सप्रेस होता है। और यहां पे रिसेसिव मतलब क्या है, which gets suppressed। ये वाला जो होता है क्या होता है, हमेशा ये सप्रेस होता है। और ये वाला क्या होता है, एक्सप्रेस होता है। क्योंकि क्या है, यहाँ पे दो अलील है, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे हमने डोमिनेंट और रिसेसिव में डिफरेंस देखा। अब नेक्स्ट वाले डिफरेंस में हम क्या देखेंगे, अगेन डोमिनेंट और रिसेसिव। ओके, अब इसकी तरफ जाने से पहले हम क्या देख लेते हैं कि हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस। ओके, होमोजाइगस। अब हेटेरोजाइगस मतलब क्या है, दो ऐसे क्रोमोसोम्स जिनके ऊपर आपको दो डिफरेंट अलील्स दिखेंगी। यहां पे टू डिफरेंट अलील्स दिखेंगी, टू डिफरेंट अलील्स। ओके, किसमें, हेटेरोजाइगस में। अब हेटेरोजाइगस में क्या होगा, टू डिफरेंट अलील्स हैं, मतलब क्या, एक है टॉल के लिए और एक है ड्वार्फ के लिए। और अगर होमोजाइगस की बात करेंगे तो होमोजाइगस में आपको क्या दिखेगा, टू सेम अलील्स, मतलब यहां पे टॉल और टॉल। ओके, अब अगेन आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब अगर डोमिनेंट और रिसेसिव की बात करेंगे तो यहां पे आपको क्या दिखेगा, अगर हम होमोजाइगस या फिर हम हेटेरोजाइगस कंडीशन पहले लेते हैं, अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन देखेंगे इसमें, तो हमें क्या दिखेगा, इसके अंदर अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन हमने देखी डोमिनेंट में, तो हमें क्या दिखेगा, इट विल गेट एक्सप्रेस्ड। ओके, ये एक्सप्रेस होगा। और यहां पे है रिसेसिव में इट विल नॉट एक्सप्रेस। ये वाला एक्सप्रेस होगा और वो वाला क्या होगा, एक्सप्रेस नहीं होगा। और अगर हम बात करेंगे होमोजाइगस कंडीशन की, होमोजाइगस कंडीशन, तो होमोजाइगस कंडीशन में क्या होगा, अगर डोमिनेंट है तो अगेन ये वाला क्या होगा, इट विल गेट, इट कैन
इट विल गेट एक्सप्रेस्ड। ओके, और यहां पे क्या होगा, इट विल गेट एक्सप्रेस्ड। यहां पे देखिए, यहां पे अगर ऐसे बात करेंगे रिसेसिव की, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, तो वो आगे जाके आपको क्या दिखेगा, ये वाला प्लांट जो आएगा वो कैसा आया, टॉल आया। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे किसने एक्सप्रेस किया, रिसेसिव कैरेक्टर ने एक्सप्रेस नहीं हुआ है, रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हुआ है। कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ है, डोमिनेंट एक्सप्रेस हुआ है। बट अगर यहाँ पे देखेंगे कौन सी कंडीशन में, होमोजाइगस में, तो होमोजाइगस में आपको दिखेगा कि यहाँ पे स्मॉल टी और स्मॉल टी है, तो आगे ये होमोजाइगस कंडीशन में आगे आपको दिखेगा कि स्मॉल टी ही एक्सप्रेस हुआ है। मतलब अगर ये डबल डोज में है तो ये एक्सप्रेस होगा, और अगर ये सिंगल डोज में है तो ये एक्सप्रेस नहीं होने वाला, ये सप्रेस होगा। बट अगर हम डोमिनेंट के बारे में बात करेंगे तो डोमिनेंट वाला अगर डबल डोज में है तो भी वही एक्सप्रेस होगा, और डोमिनेंट वाला अगर सिंगल डोज में है तो भी वही एक्सप्रेस होगा। ये डिफरेंस हुआ डोमिनेंट और रिसेसिव में। ओके, तो ये हमने देखा डोमिनेंट और रिसेसिव क्या रिलेशनशिप। अब हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज देखेंगे जेनेटिक्स से रिलेटेड। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे, बाय।